हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर। ये तीसरा अध्याय है हमारा। तो पिछले अध्यायों में हमने जो पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, और इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हमें इस टेबल पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये टेबल का हम स्टडी थोड़ा सा नहीं करते हैं तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इस टेबल को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। इस टेबल में प्रकृति में जो भी एलिमेंट हमको अभी तक मिले वो यहाँ पर सुव्यवस्थित किए गए। इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के एलिमेंट यहाँ पर व्यवस्थित किए गए। अब यहाँ पर चूंकि चर्चा हो रही है मेटल और नॉन मेटल की, यानी धातु और अधातु की, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आप इतने सारे एलिमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर यदि थोड़ा सा हाइड्रोजन को हम हटाना चाहेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ये सभी यहाँ पर सभी मेटल यानी धातु हैं। ये सभी धातु हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अधातु हैं, और ये एलिमेंट आपके उपधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातुओं का संग्रह किया गया है। तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं, इनको हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि धातु और अधातुओं को हम लोग जितना अच्छा उसके गुणों के आधार पर समझते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से धातु और अधातु क्या होते हैं उसको समझना भी जरूरी होता है। आखिर इधर वाले एलिमेंट्स को हमने धातु क्यों कहा, इधर वाले एलिमेंट्स को हमने अधातु क्यों कहा। तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है वो सभी धातु होंगे, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो अधातु होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने और गेन करने का ये जो पूरा सिस्टम है, इसी से धातु और अधातु का निर्धारण होता है। तो बच्चों, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे अब कि हम वास्तव में धातु किसको कह रहे हैं और अधातु किसको कह रहे हैं। फिर भी इसके गुणों के आधार पर हम यहाँ पर विशेष तौर से समझेंगे, जो आपके लिए आज बहुत ज़रूरत है। चलिए तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका इसमें जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये दोनों धातु हैं। ये भी जितने भी ऑरेंज कलर में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये सभी धातु हैं। इधर आपके अधातु हैं, इधर भी आपके धातु हैं। अब ये अलग अलग कलर का क्या योगदान है तो इसको जरूर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर इनकी सक्रियता के आधार पर इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया है। जो जितना सक्रिय होगा उसके गुण भिन्न होते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित की गई हैं। इनका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ पर धातु क्या है और अधातु क्या है ये समझना है। तो अभी मैंने जो रसायन के आधार पर जो मैंने बताया उसको आप समझ चुके होंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं वो धातु हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं वो अधातु है। फिर भी अब यहाँ पर इसके गुणों के आधार पर यहाँ पर देख रहे हैं, उनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। तो सभी तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक मेटल यानी धातु कहलाता है, दूसरा नॉन मेटल यानी अधातु कहलाता है। तो पहले हम समझेंगे धातु क्या है गुण धर्म के आधार पर। वे तत्व धातु कहलाते हैं, वे तत्व धातु कहलाते हैं जो विद्युत व ऊष्मा का चालन करते हैं या विद्युत
वह ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नंबर 2, जो तन्य होते हैं अर्थात जिनको खींच करके तार के रूप में बदला जा सके, उनको हम तन्यता का गुण कहते हैं, यानी वो तन्य होते हैं। तीसरा, जो जिनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। आघातवर्धनीयता का तात्पर्य यह है कि जिसको आप हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में बदल सकें, जिनको पीटा जा सके और वो उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो, वो कहलाता है गुण आघातवर्धनीयता। तो धातु आघातवर्धनीय होते हैं। आपने देखा होगा, यदि लोहे को जब हम गर्म करते हैं और उस पर हथौड़े से उसको पीटते हैं तो आप देखते हैं वो चादर की तरह फैलता है। तो यहाँ पर आपने इन गुणों का अध्ययन किया। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वे तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें विशेष धात्विक चमक होती है। एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसी चमक को हम लोग बोलते हैं धात्विक चमक। तो धात्विक चमक रखते हैं धातुएं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। वे तत्व धातु कहलाते हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और धनायन बेटा कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके, इलेक्ट्रॉन ये लॉस क्यों करते हैं, गेन क्यों करते हैं, उसके कारण मैंने पीछे ही बताए हुए हैं। इनका मुख्य कारण होता है अपना अष्टक पूरा करना। अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ति के लिए ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या तो ग्रहण करते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें, 2, 8 और 1 है। तो संभव नहीं कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो भी इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, लेकिन यह संभव नहीं। तो इसके लिए साधारण ईजी बात क्या रहेगी, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये कोष खत्म हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। खैर, मुद्दे से बाहर न जाते हुए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये अब अपने इस रूप में आ जाएगा, एक प्लस चार्ज बना लेगा। इसको कहते हैं सोडियम आयन। तो ये था सोडियम परमाणु, एटम, और ये है सोडियम आयन। तो ये आयन का रूप धारण कर चुका। तो ये कब हुआ? जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। तो बेटा धातुएं वही होती हैं जिनमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो धातुएं धन आयन बनाती हैं और धन आयन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं अधातुओं की। आखिर अधातुएं क्या हैं? नॉन मेटल कहते हैं इनको। वे तत्व अधातु कहलाते हैं। वे तत्व अधातु कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन पॉसिबल नहीं होता है, अर्थात ये इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर होते हैं। तो ये इंसुलेटर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, वे तत्व अधातु कहलाते हैं जो तन्य नहीं होते हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात इनको खींच करके तार के रूप में नहीं बदला जा सकता। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, जो आघातवर्धनीय न होकर भंगुर होते हैं, अर्थात इनमें हथौड़ा मारने से ये बिखर जाते हैं। जैसे अगर आप देखें, कोई मिट्टी का टुकड़ा लें और उसमें एक हथौड़ा मारें तो वो बिखर जाती है। तो इसमें आघातवर्धनीयता का भी गुण नहीं पाया जाता है। अगली बात करें तो वे तत्व अधातु कहलाते हैं जिनमें सामान्यतः कोई विशेष चमक नहीं होती। जिस प्रकार से धातुओं में एक विशेष धात्विक चमक होती है, इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती है। आप देख सकते हैं चांदी और सोने को, क्योंकि वो धातुएं हैं, उनमें अपनी विशेष चमक होती है। वहीं आप देख सकते हैं कोयले को, उसमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती है। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वे तत्व
अधातु कहलाते हैं, जो सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति का क्या तात्पर्य है? अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो है 2, 8 और 7। तो संभव ये है कि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कैसे पूर्ति हो सकती है? आप देख सकते हैं, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ जाने से इस पर एक ऋण आयन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो कि इसमें आयन बन गया। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है, और ये है क्लोराइड आयन। तो ये क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन में यही अंतर है कि क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाता है, जबकि दोनों में प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि अधातु क्या है, इनमें ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, और वो कब बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन आदि, ये सभी अधातुएं हैं। तो यहाँ पर धातु और अधातु को आपने भली भांति समझा। आगे हम बात करने वाले हैं इसके भौतिक गुणधर्मों की। तो इसके भौतिक गुणधर्म क्या होने वाले हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने बना के रखी है, इसको आप देखिए ध्यान से। तो गुणधर्म धातु और अधातु, अधिकांश चीज़ें उसमें वही होंगी जो मैंने पीछे बताई, फिर भी इनमें कुछ परिवर्तन है। पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे, धात्विक चमक की। तो आपने पीछे देखा, धातु में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है, इसकी सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। हाँ, आयोडीन अधातु होते हुए भी थोड़ा चमकीला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट लगा लेना है ये, ताकि आपको भूले ना। कठोरता की बात करें, इसकी हार्डनेस की बात करें, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन कुछ धातुएं हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मुलायम धातुएं होती हैं। इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जिस प्रकार से आप मोम को, यानी मोमबत्ती आपने देखा होगा, मोम को चाकू से काट सकते हैं, उसी प्रकार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको भी आप काट सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर भी आप ये ध्यान रखें कि धातुएं कठोर होती हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं लोहा, कॉपर, गोल्ड, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रखें। रही बात अधातु की, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायमंड यानी हीरा, जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मोह स्कूल में इसकी तीव्रता 10 आंकी गई है बेटा। खैर, अब हम इसके रूप की बात करेंगे, इसके फॉर्म की बात करेंगे। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। कमरे के तापमान पर, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा, ये उस पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि मरकरी, पारा, ये द्रव रूप में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर अगर मैं अधातुओं की बात करूँ तो अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। लेकिन अगर ये आपको ये ध्यान रखना है, नोट लगाना है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है, तो ब्रोमीन आपकी तरल रूप में मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं आघातवर्धनीयता की। तो आघातवर्धनीयता आपने पीछे भी देखा, धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अगले गुण की बात करें हम तन्यता की, तो आपने तन्यता में क्या देखा था?
धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसको खींच करके तार के रूप में बदला जा सकता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगली बात करें हम विद्युत और ऊष्मा के चालक की, तो आपने पीछे भी पढ़ के रखा है, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, ये कहिए सुचालक होती हैं। सीसा यानी लेड, मरकरी कुचालक होते हैं, ये आपको नोट रखना है। यही पेपर में कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्योंकि सभी धातुएं आपने पढ़ ली यहाँ पर, तो आपको ऐसा लगा कि लेड और मरकरी भी होगा, ऑप्शन में अगर ये आ जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन में यही पूछ लिए जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम। समानतः अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक सुचालक होता है। घनत्व की बात करें, समानतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक, अधिक घनत्व और उच्च गलनांक धातुओं में पाया जाता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम का घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अधातुओं की बात करूं तो समानतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। अब हम बात करते हैं ध्वनिक की। ध्वनिक की बात करें, अगर आपने कभी मंदिर में घंटे को बजते हुए देखा होगा तो वो धात्विक ध्वनि कहलाती है, यानी एक धातु से उत्पन्न ध्वनि है, अर्थात धातुओं में एक ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे धातुएं कठोर सतह से टकराने पर एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, आवाज़ उत्पन्न कर देती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं, अर्थात ये टकराने से इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अगला पॉइंट है ऑक्साइड। अधिकांश धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जबकि अधातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये ध्यान रखना है, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेटालाइट की, यानी उपधातुओं की। उपधातुएं बेटा कुछ ऐसी होती हैं, इनमें धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित होते हैं, यानी जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है वो उपधातुएं यानी मेटालाइट्स कहलाते हैं। ये तत्व उपधातु होंगे। इनके अंतर्गत हमने बताया, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखे तो आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातुएं पाई जाएंगी, और ये पी ब्लॉक में होती हैं बेटा। किस में होती हैं? पी ब्लॉक में। ये लास्ट में ये 2 लाइन, फिर 10 लाइन, 10 कॉलम आपको मिलेंगे, और लास्ट की जो 6 कॉलम में अगर आप देखेंगे ये पूरा पी ब्लॉक होता है, इसी में आर्सेनिक और एंटीमनी आपको मिलने वाले होते हैं। इन दोनों तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ध्यान रखना है। इन दोनों तत्वों के ऑक्साइड कैसे होंगे? उभयधर्मी होंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इनके ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया देते हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अलग अलग क्रियाएं देते हैं। इनको आगे समझेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं धातु व अधातुओं के रासायनिक गुणों की। अभी तक चर्चा कर रहे थे उनके रासायनिक भौतिक गुणों की, अब हम लोग चर्चा करेंगे उसके रासायनिक गुणों की। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं हम यहाँ पर। धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। पहला टॉपिक है आपका धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। तो पीछे ही ये बात मैंने बता के रखी है, जो भी धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यानी त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और ऐसा क्यों करती हैं? अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया। इसके बाद रासायनिक यौगिकों में धातु व अधातु क्रमशः धनायन और ऋणायन के रूप में उपस्थित होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, आयोनिक कंपाउंड
इसकी चर्चा मैंने पिछले चैप्टरों में भी की है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ये ध्यान रखने की बात है, उसमें धातु और अधातु क्रमशः धनायन और ऋणायन के रूप में होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड को आप देखें तो इसमें ये वास्तव में होगा इस रूप में, सोडियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन, इस रूप में मिलता है। और ये धन आयन और ऋण आयन के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर बना होता है, जिसके कारण ये दोनों सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये NaCl के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। अब हम अगली बात करेंगे यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वायु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? वायु के साथ अभिक्रिया। तो जब धातुएं वायु से क्रिया करेंगी तो क्या होता है? वायु में पाया जाता है बेटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई धातु क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाता है और उसको हम लोग बोलते हैं धातु ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन से विक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो यानी धातु प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिली? एयर से मिली। यानी कहाँ से मिली? एयर से मिली, वायु से मिली, और इसने बनाया धातु ऑक्साइड। मैंने ये पहली बात बताया है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ने ऑक्सीजन से क्रिया दी तो कॉपर ऑक्साइड बना, काले रंग का होगा। एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया की, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण हुआ करता है। तो यहाँ पर धातुएं, ये नोट लगा लेना है आपको, ये नोट लगाना है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। उसका कारण क्या होता है? हर धातु का अपनी क्रियाशीलता अलग अलग होती है, तो क्रियाशीलता के आधार पर ही क्रिया करती हैं। इसी कारण से क्रियाएं भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं। आगे चर्चा करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, इसको कैसे समझें? पॉइंट नंबर 1 को देखें। अगर सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं जैसे वायु के संपर्क में आते हैं। इसीलिए इनको कैरोसिन में रखना बहुत ज़रूरी होता है, मिट्टी के तेल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से ही वो क्रिया कर लेते हैं और जलने लगते हैं। तो इसको जलने से रोकने के लिए, क्रिया करने से रोकने के लिए हमें इसको कैरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। पॉइंट नंबर 2 में बात करें, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये सामान्य, आगे मैं चर्चा करूँगा, इसकी सक्रियता श्रेणी में दूंगा, फिर भी अभी आप समझें। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करती हैं, लेकिन क्रिया धीरे धीरे होती है और इनकी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो धातुओं के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हम बात करेंगे आयरन की। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है और ऑक्साइड बनाता है। आगे बात करूंगा मैं कॉपर की। इसकी भी क्रियाशीलता इनसे कहीं कम होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इसकी क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है। और ये कैसा करते हैं, चलिए देखते हैं। तो कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। पीछे आपने रिएक्शन भी देखी, क्या थी रिएक्शन? 2Cu + O2 एरो 2CuO। तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है और ये परत कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं बिल्कुल कम सक्रिय धातुओं की, वो है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड बहुत ही निष्क्रिय धातुएं हैं, इसको हम नोबल मेटल बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये
ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, इसी कारण से इनके आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि ये नोबल मेटल है। अब हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइडों की। उभयधर्मी ऑक्साइड पीछे भी मैंने बात की। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम देख सकते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप देख रहे हो HCl की क्रिया करा रहा हूँ जो अम्ल है, और यहाँ पर इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया एक बेस से करा रहा हूँ। दोनों से क्रिया करता है और दोनों के साथ साल्ट बनाता है। यहाँ पर साल्ट क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बना रहा है, और यहाँ पर क्या बना रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। तो जब एल्युमिनियम का ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तब भी एक साल्ट बना, वाटर तो बनता ही बनता है, और जब बेस से क्रिया करता है तब भी एक साल्ट बना, तो दोनों से ही क्रिया कर लेते हैं। तो ऐसे ऑक्साइडों को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे जल के साथ क्रिया की। जल के साथ क्रिया अगर हम बात करें तो धातु और जल आपस में क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। अब ये जो बना हुआ धातु ऑक्साइड है पुनः जल से क्रिया करके धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। तो ये दो रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ क्रियाएं मैं ये क्रियाशीलता के आधार पर मैंने यहाँ पर की हुई है। धातु अलग अलग प्रकार की धातु हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को लेके रखा है, ये बहुत ही क्रियाशील धातु हैं। ये ठंडे जल से ही क्रिया कर लेती हैं। क्रिया कोई भी हो बनेगा धातु ऑक्साइड, बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड ही बनना है। तो मेटल ऑक्साइड ये तो MO प्रकार का बनता है, या M2O प्रकार का बनता है, या M2O3 प्रकार का बनता है। तो इस प्रकार के कुछ ऑक्साइड बना करते हैं। तो ये सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि ठंडे जल से ही क्रिया कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ क्रियाशीलता कम हो जाती है, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, ये जल से क्रिया तो करता है लेकिन ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है। इसके लिए थोड़ा सा जल को गुनगुना गर्म करना पड़ता है और तब जाके ये जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेगा। धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा? धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। अब यदि इससे भी कम क्रियाशील तत्वों की बात करूं, धातुओं की बात करूं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये न तो गर्म जल से क्रिया करते हैं ना ही ठंडे जल से करने का कोई प्रश्न नहीं मिलता है। तो होता क्या है? इसकी क्रिया भाप से होती है। भाप से क्रिया कराते हैं, स्टीम से क्रिया कराते हैं, और जैसे ही स्टीम से क्रिया कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, यानी धातु ऑक्साइड बन जाता है। अब कुछ तत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। इस कारण से वो तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लेड हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं हैं, जिसमें से कॉपर और सिल्वर तो बिल्कुल निष्क्रिय है, निष्क्रिय होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो होता क्या है कि ये दोनों ही बहुत ही निष्क्रिय, लेकिन लेड और कॉपर पीछे ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे थे लेकिन जल से क्रिया नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
काफ़ी मैंने क्लासिफाइड करके रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर कुछ रिएक्शन का एग्जाम्पल भी समझें। जैसे सोडियम है, सोडियम ने पानी से क्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन मुक्त हुई और ऊष्मा निकली। कैल्शियम ने जल से क्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और H2 बाहर निकला। क्योंकि मैंने पीछे बताया, पहले ये ऑक्साइड बनाता है और फिर उसी में और घुल करके बना लेता है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनते, धातु हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ने जल से क्रिया किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन मुक्त हो गया। एल्युमिनियम ने जल से क्रिया किया और एल्यूमिना Al2O3 बन गया और H2 मुक्त हो गया। वहीं आयरन जल से क्रिया करके Fe3O4 बना लेता है और हाइड्रोजन को मुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर जल अलग अलग प्रकार का है, मैंने पीछे बताया। ये दोनों ठंडे जल हैं, ये गर्म जल है और ये आपका जो है दोनों भाप हैं, स्टीम है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए, तो इन एग्जाम्पल को आपने भली भांति समझे, इनकी प्रैक्टिस करें। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर तीसरा, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड के साथ जो क्रिया होगी वो क्या होने वाली होती है, तो कुछ आप इनको ऐसे समझें। जब भी धातु किसी भी डाइल्यूट एसिड से क्रिया करता है तो एक साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आयरन है, HCl से क्रिया करेगा, फेरस क्लोराइड बना FeCl2 और हाइड्रोजन मुक्त हो गया। मैग्नीशियम ने HCl से क्रिया किया, लेकिन ये सभी डाइल्यूट हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन मुक्त हो गया। जिंक ने HCl से क्रिया किया, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन मुक्त हो गया। एल्युमिनियम ने तनु HCl से क्रिया किया, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बना और हाइड्रोजन मुक्त हो गया। लेकिन कॉपर, सिल्वर, मरकरी ये डाइल्यूट एसिड से क्रिया नहीं करते, ये ध्यान रखना है आपको, ये नोट लगा लेना है, क्योंकि इनकी सक्रियता बहुत कम होती है। आगे हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे नए रिएक्शन की। यहाँ पर क्या है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी एक धातु दूसरे धातु के लवण के जलीय विलयन के साथ कैसा बिहेव करती है उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एक आप रिएक्शन को देख रहे होंगे, यहाँ पर दो चित्रों को देखें। यहाँ पर मैंने लेके रखा हुआ है एक सॉल्यूशन, कहिए साल्ट सॉल्यूशन, वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन बना के रखा है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैंने छड़ डाल के रखी है, वो है जिंक। जिंक धातु की छड़ लेके रखी हुई है। हो क्या रहा है, अगले चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हुआ, और वो क्या हुआ, ये हुई एक रिएक्शन। क्या हुई बेटा? एक रिएक्शन हुई। क्या रिएक्शन हुई? होता ये है कि जो धातु सक्रिय होती है, जो धातु सक्रिय होती है, अब ये सक्रिय धातु हमको कैसे पता चलेगा? एक तो मैंने पीछे बताया कौन कौन सी धातुएं ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। आगे भी हम सक्रियता भी श्रेणी समझने वाले हैं, क्योंकि जिंक को ज़्यादा सक्रिय है किससे? कॉपर से। ऐसी स्थिति में क्या करती है, किस कॉपर को अलग कर देती है, कॉपर को अलग कर देती है किससे? सल्फेट से। और ये जिंक स्वयं इस सल्फेट से क्रिया कर लेता है और बना लेता है जिंक सल्फेट। क्या बना लेता है बेटा? जिंक सल्फेट। और यहाँ पर हमको कॉपर मिल जाता है, यहाँ पर हमको कॉपर मिल जाता है। तो जब एक धातु सक्रिय होती है तो कम सक्रिय धातु के लवण के जलीय विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कुछ यही है, सक्रिय धातु, ये धातु यहाँ पर सक्रिय है, लवण विलयन
तो लवण विलयन बनता है का के साथ और धातु मिल जाती है हमको खा, ये वाली। तो कम सक्रिय धातु हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो ये कहने का तात्पर्य ये हुआ, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। तो सक्रियता श्रेणी हम लोग जरूर समझेंगे अभी। बस ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्रियता क्रम दिया हुआ है। तो ऊपर से नीचे आने पर, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता कंटिन्यू घटती चली जाती है। यानी ऊपर का तत्व बहुत ज़्यादा सक्रिय है और निचला तत्व बिल्कुल कम सक्रिय है। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्रम चला आ रहा है। तो यहाँ पर ये अधिक सक्रिय धातुएं हो गई, ये कम सक्रिय धातुएं हैं और ये बिल्कुल कम सक्रिय धातुएं हैं। तो पीछे जो रिएक्शन मैंने ली थी, जिंक की क्षण थी और कॉपर सल्फेट का विलयन था। तो ये अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। इस कारण से इस जिंक ने कॉपर को उसी के लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर दिया था। यानी कुछ क्रिया ऐसी हुई थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन एरो, क्योंकि ये जिंक ज़्यादा क्रियाशील है इस कारण से इसको बाहर कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और एक नया साल्ट तैयार हो जाता है। इस साल्ट का विलयन तैयार हो जाता है जिंक सल्फेट। तो अब आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे, अगली जो टॉपिक है हमारा, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। यानी एक धातु अधातुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है और किस प्रकार से क्रियाएं देखता है, यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो इसकी प्रकृति को समझना बेटा बहुत जरूरी होता है। प्रकृति ये होता है कि ये बेसिक नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर। और अधातुएं एसिडिक नेचर है। उसका कारण इनमें ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यही बात लेकर के, इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे समझेंगे। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता, संयोजकता कोश का तात्पर्य होता है बाहरी कोश। मैंने पीछे बताया, कुछ एग्जाम्पल लिए थे। संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझाई जा सकती है। धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम NaCl के निर्माण को देखेंगे कि NaCl का निर्माण कैसे हुआ। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई हुई थी। तो सोडियम को अगर हम देखेंगे, चूंकि एटम है, सोडियम एटम को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। तो ये इसका संयोजकता कोश है, आउटर मोस्ट है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और अब इसका संयोजकता कोश होता है 2-8। ये 8 हो गया, अब ये बन गया संयोजकता कोश। तो यहाँ पर ये बन गया धन आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुका है। क्लोरीन को अगर हम बात करें, क्योंकि ये धातु है, हम क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का संयोजकता कोश है 7, 2, 8, 7। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? सिंपल इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ये बना लेगा 2, 8, 8। और ऐसी स्थिति में दोनों के अष्टक पूरे हो गए। तो सोडियम ने अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसके कारण इसका हुआ 2, 8 और इसका हो गया 2, 8, 8। अब आप यहाँ पर समझ चुके। तो यहाँ पर बना धन आयन और यहाँ पर बना ऋण आयन। और ऐसी स्थिति में इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स तैयार हो जाता है और ये बना लेता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से बेटा बना सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से सभी यौगिक बनते हैं। तो हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। आयनिक यौगिक जो आयनों से बने होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। एक एग्जाम्पल मैं पीछे ले चुका। ये आप सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर के बना हुआ है।
तो ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। फिर भी परिभाषाएं समझते हैं। विपरीत आवेशित आयन, ये सोडियम आयन यानी धन आयन, क्लोराइड आयन यानी ऋण आयन। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसका कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बनकर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होंगे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे भौतिक प्रकृति की। आखिर इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है आयनिक यौगिकों की? तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। आप घर में रखे नमक को देख सकते हो, नमक का डेला ले उसको देखें, ये भंगुर होते हैं, अर्थात इनको अगर हथौड़े से चोट मारी जाए तो ये बिखर जाते हैं। नंबर 2, गलनांक एवं क्वथनांक। इनके गलनांक कैसे होते हैं, क्वथनांक कैसे होते हैं? क्योंकि इनके मध्य एक विशेष आकर्षण बल लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। अर्थात ये शक्तिशाली होने कारण, स्थिर वैद्युत बल शक्तिशाली होने कारण इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। अब हम बात करेंगे घुलनशीलता की। तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, आपने देखा भी, कैरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलेय होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील होते हैं। अगर हम विद्युत चालकता की बात करें तो जो भी आयनिक ठोस होते हैं वो जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस रूप में ये विद्युत के अचालक होते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको भी समझते हैं। यहाँ पर धातुओं की प्राप्ति, धात्विकी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो है मेटलर्जी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं धातु कर्म। क्या बोलते हैं बेटा? धातु कर्म। तो धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहते हैं इसको हम लोग। तो इसको मेटलर्जी को समझने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम लोग देखें खनिज, मिनरल्स क्या होते हैं। तो पृथ्वी में आपको कोई भी पदार्थ जिस रूप में मिलता है वो सब का सब खनिज कहलाता है। पहले आपको ध्यान रखें, जब भी आप ज़मीन को, धरती को खोदेंगे और खोदने में जो कुछ मिल रहा है वो सब कुछ खनिज है। तो पृथ्वी में, प्रकृति में से उपस्थित तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं अयस्क की। और अयस्क यानी और कहते हैं इसको हम लोग, ध्यान रखें, और कहते हैं। तो अयस्क क्या है? वे खनिज जिनमें धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है और उससे धातु को प्राप्त करना सरल हो, सुविधाजनक हो, उन सभी खनिजों को फिर हम लोग अयस्क नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? अयस्क नाम देते हैं। तो वे सभी खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना सरल हो, लाभकारी हो, सुविधाजनक हो, वो सभी खनिज अयस्क कहलाते हैं। प्रकृति में जो भी तत्व हैं मुख्य 2 रूपों में पाए जाते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र अवस्था यानी मुक्त अवस्था कहते हैं, इन फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में। तो जो तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में पाए जाते हैं उन तत्वों से क्रिया करने की शक्ति बहुत कम होती है, अर्थात वो नेटिव होते हैं। सोना इनमें से एक होता है। अब दूसरा है कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में अधिकांश तत्व प्राप्त होते हैं और उन्हीं से हम लोग उस पर हम करते हैं धातु कर्म और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो जो तत्व प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और उनकी अन्य तत्वों से क्रिया करने की शक्ति अधिक होती है, अर्थात ये उदाहरण के तौर पर अगर देखें, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं
जैसे कॉपर का एक अयस्क है कॉपर पायराइड CuFeH2, आयरन का एक अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3, एल्युमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट Al2O3.2H2O, चांदी का एक अयस्क है सिल्वर ग्लास Ag2S के रूप में ये आपको मिला करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, इसको नोट लगा लें आप। क्या नोट लगाएं? कुछ तत्व स्वतंत्र यानी मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं और संयुक्त अवस्था में भी मिलते हैं। उनमें से होता है कॉपर, चांदी, लोहा, ये दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब हम प्रकृति में किस तत्व की प्रचुरता कितनी है उसको समझें, ताकि हमको भौगोलिक स्थिति हमारे समझ में आ जाए। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व उसकी प्रचुरता कुछ ऐसी है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा होती है, प्रतिशत मात्रा इसकी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी है बेटा? 49.2%। ये चूँकि अधातु है। सिलिकॉन 25.7%, एल्यूमिनियम 7.5%, आयरन 4.2%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.4%, पोटेशियम 2.3%, मैग्नीशियम 2.3%, हाइड्रोजन 1.0%। इतना तो हो गया, आप देख रहे हो इतने तत्व। अब बाकी इतने सारे जो तत्व हैं वो सिर्फ 2.2% में है बेटा। अब आप समझ सकते हो। अब आखिर खनिज और अयस्क में अंतर क्या है? दोनों में अंतर आप समझिए। एक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितने भी अयस्क हैं सभी खनिज हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखना है। अयस्क सिर्फ वही हैं ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना सरल हो, सुविधाजनक हो और आर्थिक रूप से लाभदायक हो, वही खनिज ही अयस्क कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर सक्रियता श्रेणी पीछे चूँकि पढ़ चुके हैं। अब इसमें मेटलर्जी किसकी होगी किसकी नहीं होगी इसको हम तुरंत समझेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती और ये विद्युत अपघटन करने पर ही हमको प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया करनी पड़ती है हमको और हम प्राप्त कर लेते हैं। मध्य अभिक्रियाशील यानी न तो बहुत ज़्यादा और न बहुत ही कम। कौन कौन है बेटा? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी। ये ऐसे एलिमेंट हैं, ये हमको अयस्क के फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट, ये अयस्क इन तत्वों के पाए जाते हैं और कार्बन द्वारा इनका हम अपचयन करके प्राप्त कर लेते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील है सिल्वर और कॉपर, ये स्वतंत्र रूप में आपको मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे अयस्कों के प्रकार। अयस्क कितने प्रकार के हैं? तो अयस्क बेटा बहुत से प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पर प्रमुख अध्ययन करने वाले हैं। प्रमुख अध्ययन में प्राकृतिक अयस्क पहले देखेंगे। नेटिव ओर, इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे प्लेटिनम, सोना आदि। दूसरा है ऑक्साइड अयस्क, अर्थात जिनमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे बॉक्साइड हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सभी ऑक्साइड अयस्क हैं। इनमें ऑक्सीजन मिलता है, आपको देख पा रहे हो बेटा आप यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगला है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में सल्फर होगा। इन अयस्कों में धातुएं अपने सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर पायराइड CuFeH2, आपने देखा सल्फर पाया। सिल्वर ग्लास Ag2S सल्फाइड अयस्क है बेटा, तो जिनमें भी सल्फर होता है वो सल्फाइड अयस्क होते हैं। कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, इन अयस्कों में धातुएं अपने कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जैसे मैलेकाइट हो गया, CO3.CuOH2। ये मैलेकाइट का अयस्क है कॉपर का
जिसको हम कहते हैं मैलेकाइट, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है इसलिए कार्बोनेट अयस्क है। उसी प्रकार होता है सिडेराइट, ये FeCO3 होता है। क्या होता है बेटा? FeCO3, ये भी कार्बोनेट अयस्क है। अगला है क्लोराइड अयस्क, जिसमें क्लोरीन होता है। इन अयस्कों में धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है AgCl, कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O, ये क्लोराइड अयस्क हैं क्योंकि इनमें क्लोरीन पाया जाता है। इसके साथ कुछ अन्य अयस्क भी होते हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इन अयस्कों में धातुएं अन्य रूपों में होते हैं, जैसे फ्लोराइडों, सल्फेटों, सिलिकेटों आदि 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 रूपों में पाया जाता है। जैसे क्रायोलाइट को आप देख लें, Na3AlF6, ये फ्लोराइड अयस्क है। चिली साल्ट पीटर, ये नाइट्रेट अयस्क हो गया। इप्सम साल्ट MgSO4.7H2 है, तो इस कौन सा हो गया बेटा? सल्फेट अयस्क होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने अगले टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोग चलेंगे अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहते हैं। यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों द्वारा जब हम अशुद्धि को बाहर निकाल देते हैं अयस्क से और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, इसी क्रिया का नाम है मेटलर्जी, यानी धातु कर्म। तो इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, कितने चरणों में करते हैं, ये देखना है। तो यहाँ पर हमने 3 चरण लेके रखे हुए हैं बेटा। तो 3 चरणों में इसका निष्कर्षण कर सकते हैं। तो अयस्क से धातु प्राप्त करना कितने चरणों में होने वाला है? 3 चरणों में। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा है धातुओं का परिष्करण। तो 3 स्टेप हम लोग पढ़ने वाले होते हैं। पहला अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी गैंग अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकाल देते हैं, जिससे अयस्क में धातु का प्रतिशत मात्रा बढ़ जाता है। अगला है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा है धातुओं का परिष्करण। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया है, इसी क्रम में आपको तैयार करना है। आपने मान लीजिए अयस्क ले लिया। सबसे पहले अयस्क का करते हैं सांद्रण, और सांद्रण की 3 विधियाँ होती हैं बेटा। कितनी विधियाँ होती हैं? 3 विधियाँ होती हैं। पहला होता है ग्रेविटी सेपरेशन, यानी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी चुंबकीय पृथक्करण। और तीसरा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, वो फेन प्लवन। कौन सा बेटा? फेन प्लवन विधि। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम लोग सल्फाइड का सांद्रण करते हैं। किसका? सल्फाइड अयस्क का। खैर, तो सांद्रण यहाँ पर हम उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का, मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं करते हैं। और उच्च अभिक्रियाशील पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और निम्न अभिक्रिया, क्योंकि ये प्रोसेस हमको विशेष समझना है, तो इसकी चर्चा हम लोग सबसे बाद में करेंगे। तो जितने भी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसका आपने सांद्रण किया। फिर आपको सिंपल क्या करना है? सिंपल आपको गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देना है। और जैसे विद्युत अपघटन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा शुद्ध धातु। सिंपल है। अयस्क लिया, उसका सांद्रण किया, फिर आपने क्या किया? उसका विद्युत अपघटन कर दिया। अब विद्युत अपघटन करने पर आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिंपल फंडा है, वेरी सिंपल। इसके बाद हम बात करेंगे निम्न अभिक्रियाशील, यानी बहुत कम क्रियाशील धातुओं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सांद्रण करना है,
सांद्रण करने के बाद जो भी आपको सल्फाइड एस्क प्राप्त होगा वो धातु और अधातु के रूप में होगा। अब मेन है आपका मध्य अभिक्रियाशील, यही पेपर में सबसे ज़्यादा आता है और यही हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तो सांद्रण करेंगे। अब अगर सल्फाइड एस्क है, कौन सा सल्फाइड एस्क है, ये तो कार्बोनेट एस्क है। जैसे सल्फाइड एस्क के रूप में हम HgS या ZnS को देखें, जिंक सल्फाइड को देखें, और कार्बोनेट में मान लीजिए हमने जिंक कार्बोनेट को देखा, ZnCO3 को देखा। अब होगा क्या? अब सबसे पहले उसमें तेज वायु की धारा, यानी जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सिनाबार, वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। फिर होता है भर्जन। क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। भर्जन करने से क्या हुआ? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार वो जो कार्बोनेट था इधर, ये सल्फाइड के लिए है। किसके लिए है? सल्फाइड के लिए है। और ये किसके लिए है? कार्बोनेट के लिए। ध्यान रखें बेटा, कार्बोनेट। तो यहाँ पर सीमित वायु आपको प्रवाहित करना है, जिससे ये निस्तापन करता है। अब ये भर्जन और निस्तापन क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। पहले बहुत हुआ करता था, काफ़ी कम कर दिया गया सिलेबस आपके लिए। तो ज़्यादा वायु की भी मात्रा जो होती है वो भर्जन के अंतर्गत आती है, जो सीमित वायु के अंतर्गत आती है वो निस्तापन होती है। और गलनांक के नीचे, जो धातु का गलनांक होता है उसके नीचे हम गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड मिलता है। चाहे इस प्रक्रम में चले और चाहे इस प्रक्रम में चले, दोनों ही प्रक्रम में धातु का ऑक्साइड हमको मिल जाएगा। अब उसका हम लोग सिंपल अपचयन कर देंगे, और जैसे ही हम अपचयन करेंगे तो हमको धातु प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही धातु प्राप्त होगी हम उस धातु का पुनः शोधन कर लेंगे, और शोधन करने के बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। हमको तो यहाँ पर 90.999% तक शुद्ध धातु प्राप्त हो सकती है। जबकि आपने यहाँ पर देखा हुआ था जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं थी, यहाँ पर धातु और अधातु की बात हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं। भर्जन उसमें भी करते हैं, धातु प्राप्त होगी, और इसका परिष्करण करते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या करते हैं? परिष्करण करते हैं। तो इतने से स्टेप्स हैं। अब ये कुछ परिभाषाएं, ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछ ली जाती हैं। मुख्य परिभाषाएं, सबसे पहले गैंग क्या है? गैंग या इसी को अधात्री बोलते हैं हम लोग बेटा, गैंग या अधात्री, गैंग या अधात्री। तो पृथ्वी से जो खनिज है, अयस्कों में रेत, मिट्टी, बालू, कंकड़ के ये जो टुकड़े पाए जाते हैं, कि ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हें हम गैंग कहते हैं। दूसरी है भर्जन। भर्जन क्या है? सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हो। मान लीजिए आपने लिया ZnS, आपने वायु की अधिक मात्रा प्रवाहित की, फिर उसका तापन किया, गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। इसी प्रकार आपने HgS का प्रयोग किया, वायु प्रवाहित की और गर्म किया, तो क्या मिला? HgO मिला, ऑक्साइड मिला, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अगला है निस्तापन। ये परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो निस्तापन क्या है, इसको समझेंगे। कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर सीमित वायु है, बहुत कम शब्दों का अंतर है बेटा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग
निस्तापन कहते हैं। तो ये कार्बोनेट अयस्क है। कौन सा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क। तापन किया, गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपचयन की। अपचयन करने में क्या होता है? धातु ऑक्साइड जो भी आया, कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी जिंक ऑक्साइड जो यहाँ पर बना, कार्बन के साथ इसका अपचयन कराया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर हो गया और जिंक धातु आपको शुद्ध प्राप्त हो जाती है, धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ऑक्साइड से धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं, या कहिए अयस्क से धातुओं को प्राप्त कर लेते हैं। अगला है धातुओं का परिष्करण। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने जो वाली विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो इसमें एक प्रकार का सेल ये होता है, यहाँ पर जलीय विलयन बना के भर लेते हैं। एक एनोड का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, एक कैथोड का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। तो ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड। यहाँ पर हमने बैटरी का प्रयोग करके रखा है, यहाँ पर स्विच का प्रयोग करके रखा है और यहाँ पर सॉल्यूशन एक लेके रखा है। तो अम्लीय सॉल्यूशन बना लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेके रखा है। तो यहाँ पर एनोड के रूप में हमने अशुद्ध तांबा लिया है, कैथोड के रूप में शुद्ध तांबा लिया है। यहाँ पर अशुद्ध तांबा वो है जो आपने पीछे प्राप्त किया है और जो विलयन लेके रखा है वो कॉपर सल्फेट का है। उसमें थोड़ा सा तनुसल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया है सूक्ष्म मात्रा, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो एनोड से जो धातु है वो पहले विलयन में आएगी और इस विलयन से होकर के यहाँ पर इकट्ठी होती चली जाएगी और ये क्षण धीरे धीरे काफ़ी मोटी हो जाएगी और ये वाली क्षण धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। और जो गंदगी है वो एनोड मड के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी एनोड के नीचे। तो इस क्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब इसमें और क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग देखेंगे विद्युत अपघट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड के तली में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसको हम एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं। तो आपने ये परिष्करण देखा। अब अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण का। तो संक्षारण क्या है? बहुत सिंपल से अपनी भाषा में बात करें, जैसे लोहे में जंग का लगना। तो लोहे में जंग का लगना संक्षारण की क्रिया है। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं, यानी वो गलना शुरू हो जाती हैं। हम बात करेंगे पहले सिल्वर की। तो क्योंकि सिल्वर तो बहुत कम सक्रिय यानी निष्क्रिय धातु है, इसलिए इसका संक्षारण बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर काली परत जम जाती है, यानी जैसे आप देखते हैं चांदी गंदी हो जाती है, काली काली हो जाती है, तो वो संक्षारण की ही निशानी है। तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है, इसकी सतह काली हो जाती है। उसी प्रकार कॉपर में आपने देखा है, घर में जो कॉपर के लोटे वगैरह होते हैं उसमें हरे रंग की परत जम जाती है, वो भी संक्षारण का ही उदाहरण है। तो कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है बेटा, इस कारण से वो हरा हरा सा दिखने लगता है। अब हम मुख्य बात करेंगे लोहे की। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। और
जंग का लगना ही संक्षारण है। अब इससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर आप पेंट कर दें, या तो तेल लगा दें, या तो ग्रीज लगा दें, या तो आप यसद लेपन कर दें, या तो क्रोमियम का लेपन कर दें, या तो एनोडीकरण कर दें, या मिश्र धातु बना लें, तब वो संक्षारण की क्रिया को रोक देता है। बाकी तो आप समझ गए होंगे। आखिर यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन को हम लोग समझ लेते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जैसे आपने साइकिल का हैंडल या मोटरसाइकिल का हैंडल देखा होगा, तो एक्चुअली वो यसद लेपन के प्रक्रम के अंतर्गत हुआ है। इसी प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं यसद लेपन। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इट इज़ लास्ट। तो इसको भी समझ लेते हैं। मिश्र धातुएं, तो जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में परस्पर मिल जाती हैं, उनको मिला करके बनाया जाता है, तो वो मिश्र धातु कहलाती है। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु, ये धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। तो पहला हम यहाँ पर देखेंगे, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यहाँ पर इस्पात यानी स्टील की बात करेंगे तो लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलकर के स्टील बनाते हैं। पीतल क्या है? कॉपर और जिंक को मिलाकर के बनाया जाता है। कांसा कॉपर और टिन को मिलाकर के बनाया जाता है। सोल्डर लेड और टिन को मिलाकर के बनाया जाता है। और अमलगम मरकरी और अन्य तत्वों मिलाकर के बनाए जा सकते हैं। किसी भी धातु का अमलगम हम बना सकते हैं। मान लीजिए सोडियम अमलगम बनाना है, तो सोडियम को मरकरी के साथ आपको मिला देना है, तो सोडियम अमलगम बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।